अब वैज्ञानिकों से हम इसीलिए बात करते हैं कि हम समझ पाएँ चीज़ें क्या हैं, ऑन ग्राउंड क्या स्थिति है। जिस तरह आपने बताया, जो मैं आपकी बातों से समझ पाई कि अर्थक्वेक की जो प्रेडिक्शन है वो करना मुश्किल है। लेकिन जब ग्लेशियर्स की बात आती है तो आपने बताया कि हिमालयन रीजन में 10,000 करीब ग्लेशियर्स हैं और उनकी लंबाई चौड़ाई इतनी है कि एक-एक को स्टडी करना इतना आसान नहीं है। तो एक आप कह रहे हैं कि इस दिशा में हमें काम करना चाहिए, भारत को व पूरे देश को, हमारे वैज्ञानिकों को, और जितना अभी स्टडी किया जा रहा है उससे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो रिसोर्सेज की भी ज़्यादा ज़रूरत होगा। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है वो एक सीमित ग्लेशियोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा साइंटिस्ट की ज़रूरत होगी जो इस रीजन को स्टडी करें, जिससे कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहाँ पर लगाने भी हैं, कुछ पावर प्रोजेक्ट लगाने हैं या किसी भी तरह का डेवलपमेंट करना है, या हिमालयन रीजन में जो रिसोर्सेज हैं उनको उसके उनको अगर ये देखना है कि प्रकृति को भी नुकसान ना हो, और जो वहाँ पर रिसोर्सेज हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा सके देश की प्रगति के लिए, तो हमें ये साइंटिफिक नॉलेज की ज़रूरत है। तो इसलिए इन इन ग्लेशियर्स की स्टडी की जा सकती है। तो अंत में डॉक्टर कालाचंद साईं, मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि जिस तरह इस चर्चा को मैं कंक्लूड करूँ कि आपने कहा अभी समय लगेगा, वैज्ञानिक अभी ये स्टडी करेंगे कि चाहे वो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू, चाहे रिमोट सेंसिंग इमेजेस के थ्रू, चाहे उस रीजन के पास जाकर वहाँ से क्लोज पिक्चर्स लेके उनको मैच करके ये स्टडी करेंगे कि वास्तव वजह क्या रही उत्तराखंड में जो ट्रेजेडी हुई, आपदा आई, ये डिजास्टर हुआ, इसकी क्या वजह रही। तो एक जो कंक्लूड करते हुए आप क्या कहेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, या किस तरह से हिमालयन रीजन में रहने वाले जो लोग हैं उनकी भी जानों को नुकसान ना हो, डेवलपमेंट भी हो सके, साइंटिफिक कम्युनिटी और जो डेवलपमेंट है उनके बीच में कहीं गैप है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं और जो साइंटिफिक नॉलेज है, वहाँ कम्युनिकेशन का गैप कहीं है, उसे फिल करने की ज़रूरत है। वहाँ कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिससे कि रीजन को भी नुकसान ना हो, जान-माल को भी नुकसान ना हो, हमारे लोगों को भी नुकसान ना हो, हमारे प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान ना हो, प्रकृति को भी नुकसान ना हो। तो वो गैप क्या फिल करने की ज़रूरत है और वो गैप कैसे फिल हो सकता है? आप इस पर जानकारी दें। देखिए, अभी जो हम लोगों का ग्लेशियोलॉजिकल स्टडी का बारे में बातें चल रहा है, जी, इसको हम लोग मॉनिटर कर सकता है प्लेस जी। टू प्लेस। एक ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम हो, ये सिंपल वे में। हुँ, तो वहाँ पर अभी मीटियोलॉजिकल पैरामीटर, हाइड्रोमीटियोलॉजिकल पैरामीटर के बारे में पता चले जी अभी वहाँ पर टेम्परेचर क्या चल रहा है, कितना विंड स्पीड है, कितना रेनफॉल है, कितना ह्यूमिडिटी है। तो इस तरह से और कितना ग्लेशियर का स्टडी भी पैरेलली चल रहा है। किस रेट में अगर ग्लेशियर पिघल रहा है तो, और रिट्रीट हो रहा है तो किस रेट में हो रहा है, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, रियली वो ग्लेशियर रिट्रीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो जम्मू कश्मीर रीजन में वहां पर एडवांसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके जानकारी के लिए हम लोग कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ द ग्लेशियर इज वेरी मच रिक्वायर्ड. So if we have that with a temporal data for a longer period of time, and if we do some sort of artificial intelligence approach, then we'll be able to predict some phenomena what is going to take place in future. So once we have a huge volume of data from different stations, if we have place to place in a Uttarakhand region, and then collectively if we analyze the data based on artificial intelligence technique, we'll be able to predict some phenomena, whether a glacier is getting retreated, whether glacier is being accumulated, or advancement, whatever phenomena it can जी, be done. But definitely, since we observe there is a temperature increment, or this global warming has taken जी, place, बिल्कुल। it will have an impact. Another important thing we need to study, and as a geologist will be able to shed some light, that the glaciers into the Arctic and Antarctic and glaciers into the Himalaya are different, because even if we have the impact of the global warming on the Arctic and Antarctic, Himalayan region also will have that impact of the global warming on the Himalayan glaciers. But Himalayan glaciers are existing, occurring over the very highly tectonic Himalayan mountain belt, where lot of tectonic activity is taking place beneath the glacier. Some warm fluid is coming up,
and there are some sort of temperature impact at the bottom of the glaciers is also taking place. That is also playing some sort of role to melting of the glacier, as well as whatever is happening from the top from the climate change. Thirdly, we also know that in India we have lot of agricultural residue burning, and that produce lot of black carbon. We need to study the impact of the black carbon on the glacial melt. Definitely when black carbon shoots occur over the glacier, and that absorb lot of sunlight and it hits the glacier's top, and that also cause some sort of melting. So we need to, and then debris cover. So we need to lot of phenomena. And I have already told that into this entire Himalayan region, so many glaciers are there. All those glaciers is not a very simple work. We need and state-wise, and if we make some sort of a concerted and dedicated team and take care of that particular glaciers, just like we have around 25 glaciers into the Himalayan, into the Uttarakhand state. So if we understand the role or impact of the climate change on the glaciers, so 25 glaciers, and its impact or consequences to the downstream, whether it may be exhausted completely, how many years it may take to come. Many studies will get a lot of will give lot of information. I think best solution will be every Indian state associated with the Himalayan region, if they take care by a dedicated team, concerted team in the respective glaciers into the respective state, will be able to take care of the entire Indian Himalayan region glaciers.